और पराग ठक्कर जी से बात हो रही थी, एक और ठक्कर जी से बात करेंगे अब हम। एंजल वन के नतीजों की बात करेंगे। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे कमज़ोर हैं, एक्सपेक्टेड था। मुनाफा सालाना आधार पर 49% गिरा है, आय में भी 22% की कमी आई है। वहीं मार्जिन का आंकड़ा भी पिछले साल के मुकाबले 6% घटा है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर मौजूद है। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, खैर आप तो मार्केट के ही आदमी, तो आपको तो ये सब चीज़ें पता होती हैं कि नंबर्स भले ही आपके वीक लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन मार्केट तैयार था इसके लिए। वैसे भी Q4 काफ़ी ख़राब क्वार्टर था इक्विटीज़ के लिए, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये एक तरीके से आपका सबसे ख़राब क्वार्टर्स में से एक होगा और यहाँ से चीज़ें सिर्फ इम्प्रूव होंगी, या ऐसे एक दो और क्वार्टर भी देख सकते हैं आप? इन टर्म्स ऑफ लाइक ये क्वार्टर में देखोगे तो क्वार्टर में नहीं, ये H2 में आप देखोगे ये सारे अपने ये ग्लोबल इश्यूज, रेगुलेटरी चेंजेस जो हुए थे वो सीक्वेंशियली इतने सारे हुए थे कि इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे, क्लाइंट के वॉल्यूम पे और रिटेल जो किस जहाँ पे एक्सपोजर ले सकता है वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए। इसमें क्या होता है, जब तक मार्केट अपसाइड नहीं दिखाता है ना, रिटेल को जल्दी नहीं होती है कि क्यों मार्केट में अभी मैं डिसाइड करूं मुझे क्या लेना है। तो उस हिसाब से यस, रेवेन्यू के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से आई वुड से हमने लास्ट क्वार्टर जो देखा वो बॉटम है। वर्स्ट फॉर दिस इंडस्ट्री आई वुड से इज बिहाइंड अस। इस इंडस्ट्री ने जो कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म देख लिया ये 6 महीनों में। जो भी गलत होना था, जो भी इनके अगेंस्ट जाना था, वो चीजें हुई। अब देखोगे तो एफआईएस वापस रिटर्न इज कमिंग बैक टू द मार्केट। अब देखोगे इकोनॉमिक ऑल्सो माइक्रो कंडीशंस आर गेटिंग बेटर, रेपो रेट नीचे हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो या रेवेन्यू के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से आई वुड से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। इन रेवेन्यू के हिसाब से, नंबर के हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस, बट लेकिन एक चीज़ है, इंडस्ट्री पूरी खराब रही। मैं उस दिन नितिन कामत जी के साथ भी बात कर रहा था, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि जो पीक नंबर्स थे वो तो पिछले साल आ चुके हैं, अभी थोड़ा इंडस्ट्री को टफ माहौल से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन एंजल स्पेसिफिक आपने मार्केट शेयर लूज़ किया है F&O में, ये क्यों हुआ? F&O के वॉल्यूम्स कम हुए, उसका इम्पैक्ट आया, वो तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक आपका मार्केट शेयर क्यों कम हुआ, और इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे जो रिटेल ऑडियंस है वो लो टिकट साइज है। अब ओके। मार्केट शेयर में हाई टिकट साइज है, लो टिकट साइज है। अगर लो टिकट साइज कम एक्टिव होगी तो ये दिखेगा कि मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि लो टिकट साइज वाले को कोई जल्दी नहीं अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, तो हो सकता है वो कैश मार्केट में आए या तो फिर मार्जिन ट्रेडिंग करे। तो स्लोली, जैसे मैंने कहा, फरवरी के बाद में ये ट्रेंड क्लियर हो रहा है कि धीरे धीरे रिटेल वापस आ रहा है मार्केट में। तो ये छोटा वदगट जो होता है मार्केट शेयर में, इट इज बिकॉज ऑफ कोहोर्ट दैट वी हैव। हमारे पास अगर मीडियम और छोटे टिकट साइज के कस्टमर है और हाई टिकट साइज को इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा दिखेगा मार्केट शेयर हमने लूज किया है। बट इतना कंसर्निंग नहीं है, इतना बड़ा कोई नहीं है। अभी हमने देखा है, इफ टॉल आई टेक अ ट्रेंड फॉर 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ट्रेड एक्टिव हो रहे हैं, अल्ट्रा एचएन एक्टिव हो रहे हैं, एचएन एक्टिव हो रहे हैं या रिटेल एक्टिव हो रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट शेयर ऊपर नीचे दिखता है, बट वैसे कोई सीरियस कंसर्न नहीं है कि हमने कोई मार्केट शेयर लूज किया है। अब देखोगे हम जो रिटेल क्लाइंट एक्वायर कर रहे हैं उसमें मार्केट शेयर हमने गेन किया है। इसका मतलब रिटेल जो मार्केट में आ रहा है वो आज भी वो एंजल को उतना ही प्रेफर करता है। मैं एग्जैक्टली इसी प्रश्न पे आना चाह रहा था दिनेश सर। आप लोगों ने इसकी स्टडी करी क्या कि वो लो टिकट साइज डेरिवेटिव प्लेयर जो आपके पास था, अब वो किस प्रकार की ट्रेडिंग कर रहा है? क्या वो मार्जिन फंडिंग ले रहा है? क्या वो कैश में ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, इंटरडे ट्रेड्स कर रहा है? वो अपने आप को इस बाजार में कंपनसेट कैसे कर रहा है? बिल्कुल, अभी ये काफी अर्ली है ये एनालाइज करना। जैसे मैंने कहा था, मार्केट भी कोई अच्छे मोमेंटम में नहीं थी। जब तक मोमेंटम में नहीं होती ना, रिटेल साइडलाइंस पे ही रहता है। वो कहता है बोले सब चीजें हो जाने दो उसके बाद में मिलूंगा। मोस्टली रिटेल कब आता है, जब थोड़ी मार्केट में मोमेंटम होती है, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखती है। तो ये 2-3 मंथ में पता चलेगा कि वो जो रिटेल एफएनओ में कर रहे थे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करेंगे। क्या थोड़ा ज्यादा पैसा लेके ऑप्शन ही लेंगे, या दो ऑप्शन की जगह पे और एक ऑप्शन लेंगे, या तो कैश लेंगे या तो मार्जिन ट्रेडिंग लेंगे। बिट अर्ली राइट नाउ, बट दे आर कमिंग बैक। बट दे आर कमिंग बैक। अच्छा सर, ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री जो करीब करीब 32.5 की रही, मतलब आपको लगता है कि दिस इज द वर्स्ट, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या मार्जिन का आउटलुक है? इसी रेंज में या फिर एक रिकवरी नहीं, होगी? जैसे हमने गाइडेंस दिया हुआ है कि लास्ट क्वार्टर में जो है
आईपीएल का पार्शियल अपना अमाउंट बुक हुआ है। आईपीएल का जो कॉस्ट है ना, उसकी बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, वो वन टाइम कॉस्ट है। तो वो सब अब हटाओगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मार्जिन एक्चुअली कहाँ पे खड़ी है। हमारे गाइडेंस के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू का कर्व ऑलरेडी टर्न हो चुका है अपवर्ड, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप देखोगे फरवरी में हमने लोएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्लॉक किए थे, वो कुछ 49 लाख.50 ऑर्डर पर डे। उसके बाद में हम देख रहे हैं 5 या 6% ऑर्डर नंबर बढ़ रहे हैं। एक डिजिटल मॉडल का क्या होता है कि एक फिक्स कॉस्ट होता है एक प्लेटफॉर्म बनाने का, उसको मेंटेन करने का। अब जो रेवेन्यू इंक्रीमेंटल आएंगे वो मार्जिन को सिर्फ एक्सपांड करेंगे। बट अभी ये क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में एक आईपीएल का कॉस्ट बाकी है जो ये वन टाइम है। अगर वो आप हटा दोगे, और एक वेरिएबल कॉस्ट हमने जो अपने ये रिवर्स किया था Q4 में, तो जब भी कोई बिजनेस के टारगेट अचीव नहीं करते, हमारे पास ये वेरिएबल का एक प्रोविजन होता है, तो वो भी लास्ट क्वार्टर में रिवर्स हुए थे। तो मैं कहूंगा मार्जिन एक्सपांशन आपको दिखेगा Q2 के बाद में, बिकॉज वन टाइम ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे Q1 में इस साल के। बट आपको मेन ध्यान जो देना है वो रेवेन्यू कर्व कैसे बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू कर्व बढ़ रहा है डिजिटल बिजनेसेस में, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन एक्सपांड होती है। तो आपको नॉर्मल ओपीएम दिखेगा बाय द एंड ऑफ एग्जिट ऑफ Q4 FY26। ओके, बिल्कुल। चलिए, खैर ये तो बात हो गई आईपीएल की। एक बार वापस बिजनेस पर आते हैं। अब दिनेश जी, जो इक्विटी कल्चर को पूरा लीड किया गया वो थी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़, और वहाँ पर क्लियरली हमने एक बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ देखी। अब पिछले 2-3 महीनों में एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ा है, भले ही अब मार्केट रिकवर करने लगी है वापस, लेकिन वॉल्यूम्स कम हुए हैं। क्या वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ का जो एक तरफा रुझान चल रहा था इक्विटीज़ की तरफ, वो थोड़ा कम हुआ है, या आपको लग रहा है कि वो ग्रोथ ऐसी बनी रहेगी? क्या वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है या उसमें थोड़े सैचुरेशन के साइंस हैं? अनुज, वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। आज भी देखोगे खराब मार्केट में भी जितने भी अपने क्लाइंट एक्वायर किए, तो ऑलमोस्ट 80% क्लाइंट टियर 2 और टियर 3 से आते हैं। उसमें भी टियर 3 एंड बियॉन्ड से तो 65% आते हैं। वो जो ट्रेंड चालू हुआ था आफ्टर डिजिटाइजेशन, इन्फ्लेशन कम हुआ, ऐप की पॉपुलैरिटी वो कंटिन्यू हो रही है। तो उनका मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ जो नए क्लाइंट आ रहे हैं, वो जरा भी कम नहीं हुआ है, वो बिल्कुल मेंटेन है। तो उस हिसाब से लगता है इट इज मैटर ऑफ टाइम दैट ये जो क्लाइंट आ रहे हैं टियर 2 टियर 3 से, जो प्रपोर्शन से आ रहे हैं, वो लगभग सेम है जो हम 3 साल से देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अच्छा दिनेश जी, एक चीज़ क्लियरली है आपकी कंपनी, और मैं तो खैर इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, एक केस स्टडी है जिस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्म किया एक बिल्कुल ओल्ड एज कंपनी से एकदम न्यू एज डिजिटल कंपनी में। लेकिन आगे किस तरीके के चैलेंजेस आप इस इंडस्ट्री में देखते हैं, और आप किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए? अनुज, जो हमने प्रिपरेशन की थी सुपर ऐप, जो हम बिलीव करते हैं कि हमको स्टॉक ब्रोकिंग के आगे सोचना है, तो उस हिसाब से हमने काफी इन्वेस्टमेंट की प्लेटफॉर्म को अपस्केल करने की। इसमें वेल्थ, अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हमारे एसआईपी, वी आर नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसआईपी। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी टू बी अ सुपर ऐप हैज बीन सक्सेसफुल। म्यूचुअल फंड का इंक्रीमेंटल नंबर हमारे पास अच्छे हैं। अब आप देखोगे क्रेडिट डिस्बर्समेंट भी लास्ट अपने ये 6 महीने में वी डन ऑलमोस्ट 750 करोड़। वेल्थ में भी देखोगे 3,700 करोड़ का लगभग एसेट्स ट्रांसफर हुए, जिसमें से 3,200 एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो इंडिपेंडेंटली एक्वायर किए हुए हैं। ये एंजल वन के क्लाइंट ट्रांसफर नहीं किए हमने वेल्थ के लिए। तो ओवरऑल एंजल की स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि टू बी अ फिनटेक कंपनी, टू बी लाइक क्लाइंट की जो भी जरूरतें है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी करनी है। तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट हमको करनी थी प्लेटफॉर्म बनाने में, हमने काफी हद तक कर ली। जैसे मैंने बताया, अब मेंटेन करना है इस प्लेटफॉर्म को। और ये प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी आज के डेट में भी हाईएस्ट हमने जो ऑर्डर क्लॉक किए थे वो 1,40,00,000 ऑर्डर क्लॉक किए थे। आज हम जो क्लॉक कर रहे हैं वो अराउंड 55 लाख है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल मॉडल है एंजल के लिए वो परफेक्ट है। काफी हद तक यूजर ने एक्सेप्ट भी किया है कि मल्टीपल सर्विसेज पे लेना है। तो यही फ्यूचर रहेगा एंजल वन का। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगता है आपसे बात करके दिनेश जी। थैंक यू सो मच थैंक यू। वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट। चलिए।